दो, बेईमानों का राज बदल दो। राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, काशीराम तेरी नेक कमाई। तूने सोती कौम जगाई। अगर कांसीराम जी नहीं होते तो हम लोग शायद बाबा साहब को नहीं जान पाए होते। तो एक स्रोत मान सकते हैं बाबा साहब को पुनर्जीवित करने वाले कांसीराम जी थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये हमारी बातें नहीं है, हमारे महापुरुषों ने कही थी। हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बस। देश का मतलब है, जीवन का मतलब है नील बटा नील। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे, और जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल खाएंगे। ये समाज पढ़ा लिखा भी आज ये इतना भटका हुआ है कि मत पूछिए। अनपढ़ भटक गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पढ़ा लिखा समाज भटक रहा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप इसे सामान्य तौर पर लेते हैं तो आपको यह एक महज नारा लगेगा, लेकिन अगर आप इस नारे का इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नारे की अहमियत क्या है। यह नारा उस तबके का नारा है, समाज के उस हिस्से का नारा है जो वोट तो करता था लेकिन वोट की ताकत को नहीं जानता था, वोट के पावर को नहीं जानता था। तो समाज के उस तबके को वोट की पावर समझाने के लिए इस नारे का इस्तेमाल और इस नारे को गढ़ने का काम मान्यवर काशीराम ने किया। और इसके बाद से समाज में जो परिवर्तन आया उसने पूरे देश की राजनीति को बदल दी। इसीलिए मान्यवर काशीराम को राजनीति का रसायन शास्त्री भी कहा जाता है। इस देश के समाज के बहुजनों को सत्ता का स्वाद चखाया, जिससे समाज के उस हिस्से को भी पता चला कि वोट में कितनी ताकत है और वोट से सरकार कैसे बनाई जा सकती है। जरा आप सोचिए कि भारतीय समाज का वो हिस्सा जिसको सदियों से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, शोषण किया गया, दबा के रखा गया, भेदभाव किया, उस हिस्से को कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो भी कभी राजा बन सकता है, कभी शासक बन सकता है। कभी वो शासक नहीं बन पाया था, उसको शासक बनाने का काम किया। तो देश के ऐसे बड़े नेता, महान नेता काशीराम का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और हम लोग मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली के 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर बहुजन प्रेरणा केंद्र के सामने हम लोग हैं और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ की चीज़ें। आप देख लीजिए, मान्यवर साहब का बड़ा सा आप स्टैचू देख सकते हैं, गेट पर ही है, गाड़ी पे लगाया गया है। और यहाँ लोग आए हुए हैं, खा पी रहे हैं, फल फ्रूट भी है। और आज यहाँ लोग शामिल हुए हैं और बड़ी बात है ये, दिल्ली जैसी जगह पर दलितों का, बहुजनों का इस तरह से आना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज देखिए वो संभव है तो उसके पीछे इस देश का संविधान है। और देखिए यहाँ पर किताबें बिक रही हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरह की किताबें बिक रही हैं। देखिए बाबा साहब के द्वारा रचित किताबें और उनके ऊपर लिखी हुई किताबें हैं। बौद्ध धर्म से मिली चीज़ें हैं यहाँ पर। तमाम आप बहुजन साहित्य यहाँ देख सकते हैं। और किताबें तमाम तरह की बाबा साहब द्वारा रची हुई सावित्रीबाई फूले पे किताब है। आप देखिए सावित्रीबाई फूले, ये एक ऐसी किताब है और एक ऐसी महिला की कहानी है जिसको इस देश की आने वाली पीढ़ियों तक पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे इस देश में शिक्षा का, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा का अलग जिसने जगाया
और उनके अधिकारों के लिए लड़ा, वो सावित्रीबाई फुले थी। आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आए हुए लोग मान्यवर साहब के बारे में क्या जानते हैं। ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये फव्वारा लगा हुआ है और इधर देखिए मान्यवर साहब की, ये देखिए कुर्सी पर बैठी हुई मूर्ति। और ये देखिए तमाम बहुजन नायक, कितना खूबसूरत चित्रण किया गया है, आप देखिए। ये देखिए साइकिल से घर घर तक राजनीतिक चेतना जगाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया था। ऐसे दौर में जब देश के नेता गाड़ियों में घूमने लगे थे, बड़ा बड़ा काफिला चलता था, उस वक्त एक व्यक्ति साइकिल से निकलता है और देश की राजनीति बदल देता है। यह सोचने वाली बात है। आइए हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, अब जानते हैं कि क्या है यहाँ पर लोगों का आया हुआ सोच, क्या वो जानते हैं, क्या समझते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? बस हम लोग नहीं, हमारा बदलो, इधर लो साहब का। आप लोग कहाँ से हैं? मैं प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में, डॉक्टर राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जी। तो आप काशीराम साहब के बारे में क्या जानते हैं? कांशीराम जी को मैंने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं देखा, लेकिन उनके विचारधारों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। उनके संघर्ष को मैंने पढ़ा है और उनके मूवमेंट से अवगत हूँ पूरी तरह से, और इस वजह से मैं यहाँ उनकी प्रेरणा स्थल पे आया हूँ। और क्योंकि राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है, तो इसे देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और इस मिशन मूवमेंट को आगे भी ले जाना चाहिए। आप एक प्रोफेसर हैं, तो एज ए प्रोफेसर आप इस देश के उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? इस देश के जो युवा हैं उनको सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। बाबा साहब कहते थे कि भी जो युवा हैं वो किसी भी, हमारे समाज के जो युवा हैं किसी भी समाज के युवा से कम ना रहें पढ़ाई में। ऊंची से ऊंची शिक्षा देश विदेश में जैसे बाबा साहब ने ली थी, उस पे आपको पूरा अध्ययन करना चाहिए युवाओं को, और एक बार अध्ययन करने के बाद फिर समाज का नेतृत्व करना चाहिए। यही मेरी सच्चे जो युवा हैं उनसे अपील है कि वो समाज का नेतृत्व करें, जैसे साहब कांशीराम जी ने किया, जो एक सच्चे सिपाही बाबा साहब के निकले, और आज पूरा देश आज उनको नमन करता है। और उनके वजह से 4 बार सरकार बनी यूपी में, और एमएलए एमपी इतने उन्होंने लीडर्स तैयार किए, जो हमारी जो हिस्ट्री जो थी, हमारी इतिहास जो था, वो कहीं ना कहीं छिप गया था। वो हमारे महापुरुषों का इतिहास उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। ये संघर्ष काबिल तारीफ़ है और इसी को हमें आगे बढ़ाना है और लोगों को जोड़ना है। तो देखिए, प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर को पढ़ाते हैं, जो MBBS और इन सब के डॉक्टर होते हैं, उनके प्रोफेसर हैं ये। तो देखिए किस तरह से समाज बदल रहा है, देश बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोगों की ताकत बदल रही है। और ढाका टीवी के यहाँ पर, इनको आप लोग जानते होंगे, ढाका टीवी के, इनको आपने देखा होगा, अरुण गौतम, आप कुछ बताइए कांशीराम साहब के बारे में। कांशीराम जी के बारे में बस मैं यही जानता हूँ कि दूसरे बाबा साहब है, क्योंकि बाबा साहब, अगर कांशीराम जी नहीं होते तो हम लोग शायद बाबा साहब को नहीं जान पाए होते। तो एक स्रोत मान सकते हैं, बाबा साहब को पुनर्जीवित करने वाले कांशीराम जी थे। लेकिन आज देखा जाए तो उनका मूवमेंट यहाँ पे कुछ भीड़ देख के नहीं लग रहा है कि पहले जैसा वो वर्चस्व रह चुका। जैसा कि देख सकते हैं कुछ लोगों के हाथों में ऐसे ऐसे पोस्टर भी हैं जिनको पता ही नहीं है पोस्टर सही है कि गलत है। यानी हमारे पास आज भी भीड़ है, पर जागरूकता थोड़ी कम नज़र आ रही है। काशीराम साहब को भारतीय राजनीति में जो उनका काम था, उसको आप कैसे देखते हैं?
जब तक वो जिंदा थे तब तक हमारी राजनीति नंबर 1 पे थी, लेकिन उनके जाने के बाद कोई उनके जैसा अब दिख नहीं रहा है मेरी नज़रों में। आप क्यों नहीं करते कुछ? हम जो जितना हो सके उतना कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य जन जागरूकता करना, बस वो मैं कर रहा हूँ। इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, वही कौन चीज़ सी कर रहा 3 हूँ। बातें आप लोगों को जागरूक करने के लिए बताते हैं? 3 बातें आप headline शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये हमारी बातें नहीं है, हमारे महापुरुषों ने कही थी। हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बस, और यही हमारा मूल मंत्र है जो हमारे महापुरुषों ने दे रखा है हमें। चलिए, ये अरुण गौतम थे और धाकर टीवी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इन्होंने जो बताया ये इनका ऑब्जर्वेशन है, ये परम सत्य नहीं मान सकते हम, क्योंकि हर किसी का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है। मैं भी जो बातें बोलता हूँ वो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, उसको मैं अंतिम सत्य नहीं बोलता। देखिए यहाँ पर इनको देखिए, वाह, आपने पूरा ड्रेस, इसके पीछे आइडिया क्या है? इस ड्रेस के पीछे इस ड्रेस का मतलब है, जीवन का मतलब है नील बटा नील। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे, और जैसा पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल खाएंगे। ये कांसीराम साहब का ये दिया हुआ, एक बताया हुआ रास्ते पे हम चल रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को हुक्मरान बनाने के लिए मैं ऐसा भेष बदलाया हूँ। ये तो मेरा परीक्षा चल रहा है, पास होता हूँ कि फेल होता हूँ तो समाज जाने में समाज को जानता हूँ। ये समाज पढ़ा लिखा भी आज ये इतना भटका हुआ है कि मत पूछिए। अनपढ़ भटक गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये पढ़ा लिखा समाज भटक रहा है। बाबा साहब ने कहा था, 3 मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, तब शिक्षा नहीं थी। अब आज जब शिक्षित बन गए हैं तो इनको शिक्षित करने वाली रास्ता पकड़ना चाहिए। बहन जी ने क्या कहा है कि जाग गए हो तो हुक्मरान बनो, ये कांसीराम साहब जी कहे थे। ये बहन जी करके दिखाया है, शायद कि वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। भारत की गारंटी लेता हूँ, मैं 60 साल का हो रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा कोई नहीं है जो बहन जी ने करके दिखाया है। आज यूपी में जा कर के देखिए जो नज़ारा है, शायद कि कहीं पूरे क्या किया है बहन जी ने? बहन जी ने जो कर दिखाया है, नहीं, सबसे मेन चीज़ एक चीज़ सुन लीजिए क्या किया है। बहन जी के राज में मनुवादी लोग हनुमान चालीसा रखते थे करने के लिए, तो जो किया है वो तो सबसे पूछ लीजिए कि जो चीज़ उन्होंने किया है, आज लखनऊ को दिल्ली से बढ़िया A1 का बनाया है। आज देखो दिल्ली नहीं चमक रहा है, जो लखनऊ भारत की एक उत्तर प्रदेश की राजधानी चमक रही है। और आज इन लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि बहन जी हमारी जब बिल्कुल तैयारी के साथ खड़ी हैं, तो इनको हुक्मरान बनने के लिए बिल्कुल छूट दे दिया है। अब इनकी मर्जी है हुक्मरान बनने की, आने वाली पीढ़ी को ये धरातल में फेंक देते हैं। क्यों कि ये लास्ट का है। अगर इसी में नहीं संभले तो ये समझ लीजिए आने वाली पीढ़ी को ये अपने उससे भी बदतर, गले में जो हाड़ी और कमर में झाड़ू लटकाते थे, उससे भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा यूँ लग रहा है, शिक्षा की जो मेन चीज़ है, शिक्षा दिलाते हैं किस लिए कि मेरा लड़का आने वाली पीढ़ी नौकरी करेगी, सरकारी नौकरी रहेगी नहीं, पढ़ा लिखा के करोगे क्या। और जो मूल चीज़ है, शासन सत्ता है, वो 3% लोग, 3.5% लोगों के हाथ में है। और 96% लोग ये पढ़ लिख करके ये उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहा है, उसकी जो जरा सा जानकार हुआ वो पार्टी बना रहा है। कांसीराम साहब के मिशन को भूल गया है कि हमको कांसीराम साहब को मोमेंट को पूरा करना है, बहन जी को PM बनाना है। CM तो वो बनी बैठी है। अगर ये समाज है, अगर इसके लानत होगी, अगर मूर्ख नहीं होगा तो अब की कोई नहीं रोक सकता है इसको। कितनी भी पार्टी बना ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन लोगों के दिलों में वो जगह बहन जी कर दिए हैं कि शायद आज तक निर्भीक समाज उनके समय में जो था, बहन बेटी बिल्कुल खुला घूमती थी, कोई किसी का डर नहीं था। ये पहले था कि ये थाने में रिकॉर्ड था
कि बहन जी सीएम है, पीएम है, सीएम थी, तो उन्होंने कह दिया कि लठ रखो, अगर किसी दलित के ऊपर कभी भी FIR आ गया तो थाना सस्पेंड हो जाएगा। आज बहन जी का करिश्मा, वो करिश्मा शायद कि मैं तो नहीं भूल पाऊंगा, दुनिया भूल जाए तो भूल जाए। ये बहन जी सही की बात है। बहन जी की बात, जो कानून व्यवस्था थी उसका जवाब नहीं है। आज भी पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर था बहन जी का, लॉ एंड ऑर्डर। और कांपते थे, कहते थे कि हनुमान चालीसा तैयार रखना, अब बहन जी आने वाली हैं। अब फिर मैं कह रहा हूँ इन मनुवादियों से, मनुवादी हमारे संग, हमारे घर के लोग भी हैं, ब्राह्मणवाद हमारे घर के अंदर भी है, एक दूसरे को पकड़ के टायर खींच रहा है। और थोड़ा जानकार हुआ, 10 आदमी इकट्ठा हो गए तो पार्टी बना लो। कांसी राम साहब को तो मोमेंट ही भूल गए। बहन जी की विचारधारा को गैरत में मिला दिया। बहन जी वो चीज है, शायद विश्व में पहली बहन ऐसी होगी, माने या कोई ना माने, विश्व में सबसे पहली बहन है जो संविधान की बेटी और बहुजन की बहन, बस संविधान की बेटी बहुजन की बहन है। भूल जाए ये बहुजन वाले, आज जो कह रहे हैं सर्व समाज को लेके चलना मामूली बात नहीं है, मानवता, संविधान को लेके चल रहे हैं, मानवता लेके चल रहे हैं बहन जी। ये भूल जाइए कि मैं किस पार्टी का हूँ। आपको सिर्फ हाथी नजर आना चाहिए। बहन जी को सीएम के बजाय पीएम की निगाह रखो, फिर देखो भारत सोने की चिड़िया वैसे ही शहंशाह बन जाता है। जो बाबा साहब और कांसी राम साहब के विचार था, जो उनके अंदर था दिल के अंदर कि मैं अपने समाज को हुक्मरान। लेकिन अभी तो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। जब देश की संपत्तियां ही प्राइवेट हाथों में चल जाएगी तो आप सत्ता में आके करेंगे क्या? फिर मैं कह रहा हूँ, ये भारत ऐसा देश है ना, ये थोड़ा करवट तो बदले, अपने आप को समझे कि मैं क्या हूँ। ये तो परिवर्तन होता रहता है। और जिस दिन बहन आ गई नहीं, इन लुटेरों से तो ये कहाँ भाग के लेके जाएंगे, ये कहीं नहीं भाग के ले, जो भाग गया वो भाग गया। नीरव मोदी जैसे लोग नहीं भागेंगे देश का पैसा। ये तो बहन जी को आने दो, फिर कहाँ गए मोदी, इनको तो खोजने से पता नहीं लगेगा कहाँ गए। पक्की बात है, ये खोजने से भी नहीं पता लगेगा। जिस दिन मानवता, ये लोग मानवता वाले वापस आ जाएगा। अजी साहब, सब वापस आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे। शासन सत्ता एक ऐसी चीज है कि अच्छे को पता नहीं, मरा हुआ जमीन में दफना हुआ उसको भी उखाड़ के ले आता है। ये मैंने देखा, बहन जी ने करके दिखाया है। राजा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, मैं अब आपसे क्या बताऊँ। वो बहन जी हैं, खाली इन लोगों की सोच बदल जाए कि वो समझ जाए कि बहन है, अगर अपनी बहन को मानता है तो उस बहन को माने, और बहन की तरह उसको नज़रों से देखे कि वो तुम्हारी बहन है, संविधान की बेटी है, बराबर करने वाली बेटी है, मानवता के मिशन चलाने वाली बेटी है। ऐसा कोई भी नहीं पकड़ पाएगा बहन जी के जज्बा को, उनके दिमाग को। लेकिन अभी तो तमाम नेता बन गए हैं, बहुजन नेता बन गए हैं, जो बहुजन बहन जी की आलोचना बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? इसी का नाम दुनिया है। ये हाथी अपने मस्ती में चली जा रहे, तुमको आना है। अगर शासन सत्ता लेना है, शासन सत्ता लेना, हुक्मरान बनना है, तो बीएसपी के संग में जुड़ जाइए, अन्यथा पार्टी बना करके आने वाली पीढ़ी को ढकेल दीजिए 100 साल नीचे, दफना दीजिए जिंदे जिंदे, जीते जी दफना दीजिए बहन जी का कहना है। और नहीं तो आना है तो हुक्मरान बनिए, 2 ही चीज तो है। कोई बात पूछना उनसे पूछो, ऑल इंडिया की पूरी तो पूछो। आप पूछो ना, आपका झगड़ा हुआ था ना। कांसीराम, हाँ, कांसीराम साहब के बारे में क्या जानते हैं? कांसीराम साहब से जब मैं मिला था, 32-33 साल हो गए, तो करोड़ों लोग जान गए, विदेश में भी जानते हैं। उनका जो सेक्रीफाइस था, जो बलिदान था, अपना जीवन लगाया, उनके साथ में बहुत लोग थे जिन्होंने कुर्बान हुए। मैं आपको बहुत देखता हूँ। वो जो झगड़ा हुआ था ना, तो यहाँ तो बहुत सालों से आ रहे हैं हम। साहब मेरे घर पे जा रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी लड़की भी लड़ रही है। 5 साल पहले लड़की लड़ी थी,
मैं कट्टर चल रहा हूँ साहब का। प्रॉपर्टी की कोई कितनी भेज दी जाती हरिद्वार तक, अगर मैं वहाँ पे होता ना उस दिन तो मैं मर जाता। चाहे लड़े हैं हम, हमारे देखो ये टूट रहे, मेरठ कॉलेज में ये टूट रहा है झगड़ों में। पूछो मेरे से बहुजन समाज पार्टी के बारे में। कांशीराम साहब तो उदाहरण है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर कांशीराम जैसा आदमी किसी दूसरे समाज में पैदा होता तो उसका नाम पूरा छप जाता। जो अय्यास हराम खोर थे, जो वाजपेयी जैसे हरामी आदमी, अटल बिहारी, और ये जो दलाल हमारे, जो बाबा साहब लड़े आरक्षण के लिए, और जो पॉलिटिकल आरक्षण था वो तो दे दिया क्योंकि दलाल आ रहे थे, और वो नहीं दिया, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ, ना वो होगा। तो जो 1931, 32 और 29 से लेकर झगड़ा चला पूना पैक्ट का, तो उस पर गांधी की जीत हुई। गांधी मरने के लिए बैठ गया था, तो बाबा साहब ने कहा सबसे बड़ी हार है। अरे है, क्योंकि पॉलिटिकल उसमें तो आरक्षण दे रहे हैं ये, क्योंकि दलाल चाहिए इनको। जगजीवन राम, बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम, जगन्नाथ पाड़िया, मोहन धारिया, जोगिंदर मकवाना, पासवान, ये वो जो चुटकुले सुनाता है पार्लियामेंट में दलाल, वो महाराष्ट्र का राम अठावले, गधे का बच्चा, ऐसे साले नालायक आदमी जिनको चौकीदार लायक नहीं है, एक चपरासी लायक भी नहीं है, वो बना दिए। उनको ऐसे ही चाहिए, जो मनवादी लोग हैं उनको ऐसे कुत्ते चाहिए, और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। तो अब बहुजन समाज पार्टी ने इसको छांटा है कि बहुजन समाज और कांशीराम साहब और बाबा साहब की काम को कौन करना चाह रहा है, दलाल कौन है, हरामी कौन है। बाबा साहब ने जो कहा था कि 1954-56 में कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हो गया, जो दलालों से कि जो भेजे पढ़ाई लिखाई करी, साले रास्ते के रास्ते में बिक गए। वो जो भेजे थे साहब ने पढ़ने के लिए हैं, और यहाँ बाबा साहब का फोटो ले रहे हैं दलाल, और मजबूत बना रहे दूसरे को। तो पॉलिटिकल जो उन्होंने मांगा था, कहने का मतलब है बीएसपी के अलावा जो तमाम सारे बहुजन समाज से नेता आते हैं वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, वो मजबूरी है उनकी। उनके जूते मार के जान से मार देंगे, कौन कर देगा। ये जो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, उन किस घर में बैठे हैं, वो किसके घर में है? ये जो है जो वो परिसंघ बना रहा है, वो अगर भाजपा उसको टिकट देती ना अब के भी, तो वो नहीं जाता कहीं भी। उसका भाई दल्ला वो कालीचरण क्या है, ये तो पैसा चाहिए, और फिर बेड़ा गर्क इनका। जगजीवन राम के पास सोने की पेटी, हमारे गांव का ड्राइवर था रोहतास मान, उसके पास में सोने की पेटी, कोठी, मकान, दुकान इतना था, लेकिन बाबा साहब के साथ नमक हरामी करी 1931 में, 1932 में, 1900 जो पूना क्रिप्स मिशन आया, उसमें कहा यार तुम मान जा। बाबा साहब ने कहा तू पढ़ा लिखा है, अरे एक बात बताइए, आप थोड़ा सा आप जा रहे हैं, जैसे ये फोटो जो लगी है मान्यवर साहब की साइकिल वाली, साइकिल ही उस समय सबसे बड़ी सवारी थी मान्यवर साहब की। हाँ जी, मान्यवर साहब की सबसे बड़ी सवारी साइकिल थी उस समय। हाँ जी। तो वो जो साइकिल यात्रा थी उसके बारे में कुछ बताइए आप। साइकिल यात्रा मैंने 113 साइकिल निकाली, 113 1997 में नरेला में, तो हमारी 94 में छड़ी छाया में खड़े होंगे, तो 94 में हमारी 458 वोट थी, मतलब एमएलए की 458 वोट। तो वो कह रहे थे यार क्या कर रहे हो तुम, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। हमने 6 आदमी ने 1600 रुपये इकट्ठा किया, और हमने एक आदमी लड़ाया। मुझे कह रहे थे साहब, मैं कहा नहीं मेरी दुकान भी है, मेरी जाटों के उसमें दुकान थी, मेरी शैटरिंग, फट्टे बल्ली, प्लेट व्लेट उसकी दुकान, बहुत पैसा कमाया मैंने, कोई करोड़ों रुपया। तो 98 में साहब बोले कि नहीं, कि तुझे लड़ना है, मैं पहला आदमी हूँ, अगर झूठ बोलता हूँ राजा राम जी हैं या सीपी सिंह, यहीं पर टिकट करा था। मैं कहा जी मैं छुप गया था, मोबाइल नहीं थे जब, ये था ये लैंडलाइन थे, मैंने उठा के रख दिया। तो मैंने कहा कि मैं तो रोज़ लड़ता हूँ, मेरी दुकान थी फट्टे बल्ली की, तो मैं जहाँ जा रहा हूँ तो वहीं बात करता बीएसपी की, और मैंने लिखवा था चमार साहब, और हमारे 23 जनानी हमारे हैं,
23 औरतें हमारे लेडीज़ जनरल कास्ट की हमारी रिश्तेदारियों में, हल्लीपुर में भी हैं। जैन, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुप्ता, सरदारनी भी हैं, हमारी बहू हैं। लेकिन हम बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज जब तक भागीदारी नहीं होगी, अगर इस बस अड्डे से लेकर कहीं तक भी नरेला चले जाओ, कंझावला जाओ, 1 इंच ज़मीन बता दो किसी की बहुजन समाज की, एक दुकान बता दो किसी की नहीं है। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या। कई अरबों के पट्टे कटे पड़े हैं, उनको कब मिलेंगे वो? ये जो दलाल आ रहे हैं, ये यहाँ भी दलाल है, वो दल्ला बंडा क्या है वो, उसका नाम एक मंत्री बना कर। सही बात है। इस देश के 90% बहुजनों के पास जमीन नहीं है अपनी खुद की। नहीं, पट्टे कटे हुए हैं। हाँ। हमारी विधानसभा में कई अरबों के हैं, किले वाले, एक एक किले के, एक किले के हैं, मुखमेलपुर में और जिंदपुर में। और ये यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। आशीष, ये तो गाने गाएंगे। आशीष काट देना। हाँ, ये गाना रिकॉर्ड करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।